तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार जहांगीर और आज अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो आज अपनी सीरीज चालू हो जाएगी जीव विज्ञान की। लास्ट क्लास में मैंने बच्चों से पूछा था कि अब अगला सब्जेक्ट कौन सा शुरू करना चाहिए, तो काफी लोगों का जवाब आया था कि सर जीव विज्ञान आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीव विज्ञान से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं पेपर में। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों का कहना मान लिया जाए और जीव विज्ञान को शुरू कर दिया जाए। तो आज अपन जीव विज्ञान की शुरुआत करते हैं और अपन बहुत जल्दी कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी बातों को सीख करके आगे बढ़ेंगे। तो देखता हूं आज कौन कौन मेरे साथ अंत तक जुड़ा रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जो आदमी आज मेरे साथ लास्ट तक जुड़ा रहेगा वो काफी कुछ सीख करके जाएगा और वो डेफिनेटली अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेगा। तो एक बार आप जल्दी से कमेंट में यह लिख दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं, आप पढ़ाइए बस। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को एक नए अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज का अपना सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी। अपने सब्जेक्ट का नाम क्या बताओ? बायोलॉजी। अगर मैं यहां पर बात करूं बायोलॉजी शब्द की, तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द का नाम क्या है? बायोस प्लस लोगस। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगस, जिसका अर्थ क्या होता है बताओ? बायोस का अर्थ क्या होता है बताओ? जीव। और लोगस का अर्थ क्या होता है बताओ? अध्ययन करना। इसका मतलब बायोलॉजी क्या कहलाता है? बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। देखो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो बायोलॉजी शब्द है इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया और इसकी क्या है। अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है बताओ? जीवों का अध्ययन कहलाता है। और अब आप अच्छे से जानते होंगे ये जो जीव होते हैं ना, ये जीव दो प्रकार के होते हैं। देखो जीवों का मतलब क्या होता है? जीवों का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पादप, जो भी जानवर इस समस्त ब्रह्मांड में जो उत्सर्जन की क्रिया करता है, जो श्वसन की क्रिया करता है, जो परिसंचरण की क्रिया करता है, जो जनन की क्रिया करता है, वो सारे के सारे किस में आएंगे बताओ? जीवों की श्रेणी में आएंगे। तो जीवों की खास बात क्या होती है? जीवों की खास बात ये होती है कि वो चलन कर सकते हैं, उनमें चलन संभव होता है। दूसरी बात, उनमें श्वसन संभव होता है, उनमें उत्सर्जन संभव होता है और उनमें परिसंचरण होता है। अगर मैं बात करूं उनमें क्या होता है बताओ? जनन क्रिया होती है। अगर मान लो कि ये सारी क्रियाएं अगर कोई आदमी करता है तो अपन ये कहेंगे कि डेफिनेटली वो जीवों की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है बताओ? जीवों की श्रेणी में आता है। समझ गए आप? अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो बायोलॉजी शब्द है ये किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द लेमार्क एंड ट्रेविनस ने दिया था। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था बताओ? लेमार्क एंड ट्रेविनस ने दिया था। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, बायोलॉजी के पिता कौन है? अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट अपने पास क्या बताओ? बायोलॉजी के पिता कौन है? तो बायोलॉजी के पिता कौन है बताओ? अरस्तु है। कौन है बताओ? अरस्तु है।
देखो अगर मैं यहां पर बात करूं, अपने पास ये जो बायोलॉजी है, ये दो भागों में टूटती है। बायोलॉजी अपने पास दो भागों में टूटती है। एक का नाम अपने पास क्या बताओ? जंतु विज्ञान, और दूसरे का अपने पास नाम क्या बताओ? पादप विज्ञान। एक का अपने पास नाम क्या बताओ? जंतु विज्ञान, और दूसरे का अपने पास नाम क्या बताओ? पादप विज्ञान। तो सबसे पहले बायोलॉजी को दो भागों में किसने विभाजित किया? तो सबसे पहले बायोलॉजी को दो भागों में किसने डिवाइड किया? सर्वप्रथम ये वर्गीकरण किसने किया था बताओ? ये कार्ल लिनियस ने किया था। किसने किया था बताओ? कार्ल लिनियस ने किया था। बायोलॉजी का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? कार्ल लिनियस ने कहा था। इसीलिए इसको क्या कहता है? वर्गीकी का पिता कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बताओ? इसीलिए इसको वर्गीकी के पिता कहते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी बताओ? जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? जंतु विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? अरस्तु। अगर मैं यहां पर बात करूं पादप विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? थियोफ्रेस्टस। कौन कहलाता है बताओ? थियोफ्रेस्टस कहलाता है। कौन कहलाएगा? थियोफ्रेस्टस कहलाएगा। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? मतलब बायोलॉजी के परिचय में अगर मैं बात करूं तो इतनी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ कृष्ण कुमार जी, अपनी केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है। देखो ये मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है? इतनी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलूं तो अपना आज का पहला टॉपिक का नाम है कोशिका विज्ञान। अपना आज का पहला चैप्टर क्या बताओ? आज का अपना पहला चैप्टर है कोशिका। अगर मैं आपको बताऊं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं आधारभूत इकाई होती है। देखो जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक मकान बनाना है, अगर आपको एक मकान बनाना है तो मकान की सबसे छोटी इकाई आप किसको कहोगे? आप कहोगे कि सर छोटी इकाई ईंट होती है। क्या होती है बताओ? ईंट होती है। इसका मतलब आप क्या करोगे बताओ? ईंट और ईंटों को आपस में जोड़ोगे, देखो ऐसे।
अगर आप ईंट और ईंट को आपस में ऐसे रखते जाओगे तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि अगर आप ईंट को ईंट के ऊपर रखते जाओगे तो एक दीवार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बताओ? दीवार का। अगर आप दीवार को दीवार से जोड़ते जाओगे तो पता क्या बनेगा? एक कमरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कमरा बन जाएगा। अगर आप कमरे को आपस में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? एक फ्लोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक फ्लोर बन जाएगा। अगर आप फ्लोर और फ्लोर को आपस में जोड़ोगे तो पूरा क्या बन जाएगा बताओ? मकान बन जाएगा। ये पूरा अपना मकान हो गया। अगर मैं इसी तर्ज पर बात करूं, अगर मैं इसी तर्ज पर बात करूं, अगर मैं इसी तर्ज पर बात करूं तो एक बार गौर करना, आप अपने शरीर का निर्माण किससे होता है बताओ? कोशिका से। कोशिका से कोशिका को जोड़ूंगा तो किसका निर्माण होगा बताओ? उत्तक का निर्माण होगा। उत्तक और उत्तक को आपस में जोड़ूंगा तो किसका निर्माण होगा बताओ? अंग का। अंग और अंग को आपस में जोड़ूंगा तो किसका निर्माण होगा बताओ? अंग तंत्र का। अगर अंग तंत्र को आपस में जोड़ेंगे तो पता क्या बनेगा? ये बनेगा मानव शरीर। तो देखो इस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या होता है बताओ? शरीर का निर्माण होता है। अब एक बार आप जल्दी से बता दीजिए कि आपको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखो कल संडे था, कल कोई क्लास नहीं हुई थी। कल तो संडे था ना। सॉरी सॉरी, कल केमिस्ट्री की क्लास थी। सॉरी सॉरी, कल की पीडीएफ नहीं मिली तो मैं आपको कह दूंगा, टेक्निकल टीम को मिल जाएगी आपको। विकास जी पूछ रहे हैं कि सर 2 घंटे की क्लास है क्या? नहीं, 2 घंटे की क्लास नहीं है। देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ? साइटोलॉजी। अगर मैं बात करूं कोशिका के पिता कौन है या कोशिका विज्ञान के पिता कौन है तो इसका नाम होगा रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बताओ? रॉबर्ट हुक। अगर मैं बात करूं कोशिका की खोज किसने करी? अगर मैं बात करूं कोशिका की खोज किसने करी तो कोशिका की खोज भी किसने करी थी बताओ? रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी बताओ? रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी बताओ? 1665। कब करी थी बताओ? 1665 में करी थी। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये जो अपने पास कोशिका की खोज करी गई थी, ये कोशिका कैसी पाई गई? ये कोशिका कैसी थी? ये कोशिका थी मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी बताओ? ये अपने पास थी मृत कोशिका। अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो यहां पे अध्ययन साइटोलॉजी, पिता रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज 1665 में किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। अगर मैं बात करूं कि ये कोशिका कैसी पाई गई थी, ये कोशिका एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी बताओ?
मृत कोशिका थी। ये कोशिका कैसी थी बताओ? ये कोशिका अपने पास मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी बताओ? मृत कोशिका थी। अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये कोशिका कहां पे देखी गई, ये कोशिका देखी गई कोर्क सेल में। कहां देखी गई बताओ? कोर्क सेल में। और कोर्क का मतलब क्या होता है बताओ? कोर्क का मतलब क्या होता है बताओ? पेड़ की छाल होती है। कोर्क का मतलब क्या होता है बताओ? कोर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल। अनिल जी बोल रहे हैं कि सर मेरा भी नाम ले लो। क्या होगा नाम लेके बताओ एक बार आप। राहुल जी आप ये सवाल प्लीज जो टोल फ्री नंबर दे रखे हैं आपको, उस पर कॉल करके पूछ सकते हो आप। सर कल वाली पीडीएफ नहीं मिली। ओके ओके बोल देंगे टेक्निकल टीम को। देखो अगर अपन आगे बात करें, कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। और वो कोशिका कौन सी थी? मरी हुई कोशिका पाई गई थी। और इस कोशिका का नाम क्या था बताओ? कॉर्क सेल था। अगर मैं आपको आगे की ओर लेकर के चलूं तो अगला पॉइंट अपने पास क्या है? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी बताओ? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने करी बताओ? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। किसने करी बताओ? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। समझ गए आप? इसीलिए जीवित कोशिका विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं। ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। देखो अगर आपको और बात बताऊं, अपने पास अगले पॉइंट क्या है समझने की कोशिश करना एक बार आप। देखो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये भी तो अपने पेपर में कितनी बार आता है। सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो अपने पास हो जाएगा न्यूरॉन, अर्थात तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। क्या हो जाएगी बताओ? तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शत्रुमुर्गी का अंडा, एस्ट्रिच ऑर्ग, शत्रुमुर्गी का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। अगर मैं उसके अलावा बात करूं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बताओ? माइकोप्लाज्मा जेलिसेप्टिकम। क्या होता है बताओ? माइकोप्लाज्मा जेलिसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा जेलिसेप्टिमा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी बताओ? माइकोप्लाज्मा जेलिसेप्टिका, अर्थात एक जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर मैं इन्हीं संदर्भ में, अगर मैं इन्हीं बातों को, अगर मैं इन्हीं बातों को मानव शरीर के अंदर बात करूं, अगर मैं इन्हीं बातों को मानव शरीर के अंदर बात करूं तो ये पॉइंट बदल जाते हैं। ये पॉइंट क्या होंगे बताओ? बदल जाएंगे। अगर मैं बात करूं मानव शरीर की, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है?
मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ये 3 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। पहला पॉइंट क्या बताओ, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। अगर मैं बात करूं बड़ी की तो क्या हो जाएगा, अंडाणु। अगर मैं बात करूं छोटी की तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु। क्या हो जाएगा बताओ, शुक्राणु हो जाएगा। तो ये बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कोशिका क्या होती है। अगर मैं आपको अगला पॉइंट बताऊं कोशिका के बारे में, तो अगला पॉइंट क्या अपने पास, कोशिका मानव शरीर की, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक, कार्यात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई है। एवं क्या बताओ, आधारभूत इकाई है। क्या बताओ, आधारभूत इकाई है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कोशिका क्या होती है, कौन बड़ी होती है, कौन छोटी होती है। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए आपको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर अपन आगे की ओर जाएं तो अपने पास अब आता है कोशिका। तो सबसे पहले अब मैं आपको कोशिका के बारे में बताता हूं, कोशिका का डायग्राम बना करके बताता हूं कि किस प्रकार से कोशिका एक मानव शरीर के अंदर होती है, किस प्रकार के पादपों के अंदर होती है। तो चलिए कोशिका का डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो इस प्रकार से कोशिका होती है और इसके बीचों बीच में अपने पास क्या होता है बताओ, केंद्रक होता है। अपने पास इस प्रकार से कोशिका होती है।
अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो अब इसका नामकरण कर देता हूं मैं एक बार, मैं आपको बता देता हूं कहां पे क्या होता है। देखो सबसे बाहर जो आपको दिख रही है ना, इसको अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो आपको दिख रही है इसको अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अगर मैं आपको और बताऊं, देखो ये अपने पास है अंतः पर्दवी जालिका। अगर मैं बात करूं अंदर जो अपने पास है इसको हम बोलते हैं केंद्रक। और ये जो धागेनुमा संरचना है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका। और ये जो द्रव है इसको अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? लाइसोसोम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसको अपन क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं इसको अपन क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं इसको अपन क्या बोलते हैं? तारक काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारक काय बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं? गोल्जी काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी काय। ये मैंने सारे आपको यहाँ पे लिख करके दिखा दिए हैं कि कहाँ पे कौन से अंग होते हैं। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, इस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? इसको अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। अब देखो मैं आपको सारे काम एक साथ बता देता हूं। देखो राकेश कुमार जी बोल रहे हैं कि सबसे हल्की कोशिका कौन सी होती है और सबसे भारी कोशिका कौन सी होती है। अगर मैं सबसे हल्की की बात करूं तो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिग्मा। और सबसे भारी होती है शतुरमुर्ग का अंडा। लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। कितना होता है बताओ? लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है शतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये अपने पास पूरी की पूरी कोशिका होती है।
अगर मैं यहां पर बात करूं कि ऐसे कौन कौन से कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, यहां पे बता देता हूं मैं। हरित लवक जो होता है ना, हरित लवक, वो पता है किसमें होता है? वह पादप में होता है, लेकिन हरित लवक जंतुओं में नहीं होता है। हरित लवक क्या होता है बताओ? जंतुओं में नहीं होता है। अगली बात करता हूं मैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें होती है बताओ? पादपों में तो होती है, लेकिन जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में क्या होती है बताओ? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। समझ गए आप? उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अपने पास क्या है? तारककाय। तारककाय जंतुओं में तो होता है, लेकिन पादपों में तारककाय नहीं पाया जाता है। पादपों के अंदर तारककाय नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अपने पास है रिक्तिका, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिक्तिका। अगर मैं बात करूं पादप की, तो पादप में तो क्या होती है बताओ? विकसित होती है। रिक्तिका पादपों में तो क्या होती है बताओ? विकसित होती है। लेकिन जंतुओं में क्या होती है बताओ? अर्ध विकसित या अविकसित होती है। जंतुओं में क्या होती है बताओ? ज्यादा विकसित नहीं होती है। जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका ज्यादा विकसित नहीं होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। देखो अगर मैं बात करूं, देखो हमें इनकी क्रीम निकालनी होगी, समझ गए? हम फालतू का एक भी पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। मैंने यहां पर देखो, पिछली स्लाइड की बात कर लो, चाहे मैं इस स्लाइड की बात कर लो, यहां पे जो भी शब्द लिखा हुआ है ना, वो डेफिनेटली आपके पेपर में छपने लायक ही बात है। अपन यहां पे एक भी बातें फिजूल की नहीं करेंगे। मैं यहां पर आपको आइंस्टीन नहीं बनाने आया हूं, मैं यहां पर आपको मैक्स प्लांक नहीं बनाने आया हूं। मैं यहां पर आपको केवल इतना पढ़ाने आया हूं कि आपका पेपर निकल जाए और आप एक सरकारी नौकरी लग जाओ। बस अपन इतना पढ़ने आए हैं यहां पर। अब एक बार आगे देखना है, एक बार आप यहां पे गौर करना, यहां पे जितने भी बातें लिखी हुई है छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सारी आपके दिमाग में छपनी चाहिए, समझ गए? फिर मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करी, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले ही अलग कर लिए, ताकि आपके दिमाग में जब ये चीजें आए तो आपके दिमाग में ज्यादा बर्डन नहीं आए कि ये क्या आ रहा है। तो तारककाय जो होता है वो जंतुओं में होता है लेकिन पादपों में नहीं होता। हरित लवक पादपों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता, समझ गए? कोशिका भित्ति पादपों में होती है लेकिन जंतुओं में नहीं होती। उसी प्रकार से रिक्तिका जो होती है पादपों में ज्यादा विकसित होती है, जबकि जंतुओं में ज्यादा विकसित नहीं होती है, समझ गए? कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं, कुछ जंतुओं की कोशिका में तो रिक्तिका अविकसित अर्थात पाई भी नहीं जाती है, लेकिन हमें इसको अविकसित अर्थात अर्ध विकसित लिखना है। मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा। एक बार आप मुझे बता दीजिए कि इतना पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। अब देखो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। अब देखना, अब कुछ बातें आपको केवल और केवल मैं समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। केवल कुछ बातें आपको केवल समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। उसमें पहला पॉइंट है कोशिका भित्ति का। आपको बाहर से क्या दिख रहा है? आपको बाहर से सबसे पहले क्या दिख रहा है बताओ? आपको बाहर से सबसे पहले कोशिका भित्ति दिख रही है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि कोशिका भित्ति पादपों में उपस्थित होती है लेकिन जंतुओं में अनुपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है? कोशिका भित्ति इसके अंदर उपस्थित अंगों को बाहर निकलने से बताती है। इसका मतलब आंतरिक अंगों को यांत्रिक सहारा देती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए, अपने बॉडी के बाहर अगर ये त्वचा नहीं होगी तो आप अच्छे से जानते होंगे ये अपने जो अंग है वो किधर भी निकल सकते हैं। तो ये जो अपना बाहरी आवरण है ना, ये अपने आंतरिक अंगों की सुरक्षा कर रहा है। अगर ये त्वचा ऊपर से उतार दी जाएगी तो आंतरिक अंगों को डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति आंतरिक अंगों की या कोशिकांगों की सुरक्षा करती है या फिर उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं किसकी? कोशिका झिल्ली की।
किसकी बात करता हूं बताओ? कोशिका झिल्ली की। और कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है? अब देखो कोशिका झिल्ली भी, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के अंदर आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करती है, वह उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है या उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। दूसरी बात, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के अंदर, जंतु चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु हो, दोनों में होती है। ये तो कोशिका झिल्ली तो दोनों में, तो दोनों का काम सही है। कोशिका झिल्ली जो होती है ना, वह कोशिका के अंदर जो खाना होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, उनको अंदर लाने की और उनको बाहर भेजने की क्या करती है? एक रास्ता देती है। समझ गई? तो ये क्या करती है बताओ? भोजन का अंतर्ग्रहण और भोजन का निष्कासन करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। फिर अपने पास है अंतःपर्तवी जालिका। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है बताओ? कोशिकांगों को यांत्रिक सहारा, कोशिकांगों को क्या करती है बताओ? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसके अलावा भी अपने पास काम है, वो भी लिख देता हूं मैं। भोजन का अंतर्ग्रहण एंड निष्कासन। अगर मैं बात करता हूं कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है? कोशिकांगों को यांत्रिक सहारा, कोशिकांगों को क्या करती है बताओ? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तीन नंबर पे केंद्रक। खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर मैं बात करूं इसका कार्य क्या होता है? कोशिका का मैनेजमेंट एंड नियंत्रण। कोशिका का क्या करती है बताओ? यह मैनेजमेंट करती है और कोशिका का नियंत्रण करती है। अगर मैं बात करूं ये केंद्रक का उपनाम क्या होता है? इसको अपन क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका का दिमाग, इसको बोलते हैं कोशिका का मैनेजर, इसको बोलते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र। इसको कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन। अगला पॉइंट अपने पास क्या है? 4 नंबर का। अंतःपर्दवी जालिका।
अगर मैं अंतःपर्दवी जालिका की बात करूं तो इसकी खोज किसने करी? अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने करी, पता है क्या? अगर मैं बात करूं अंतःपर्दवी जालिका के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। देखो अगर अपन बात करें इसके खोजकर्ता की, देखो इसके खोजकर्ता का नाम अपने पास दो है। इनके खोजकर्ता कितने बताओ? इसके खोजकर्ता अपने पास दो है। सर आप भी यूट्यूब पर पर्सनालिटी लेकर आओ। ओके ओके बिल्कुल लेकर आएंगे। देखो एक बार अगर अपन बात करें अंतःपर्दवी जालिका की खोजकर्ता, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? एक बार दिमाग से स्किप हो रहा है। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं, ये इसका कार्य क्या होता है, अंतःपर्दवी जालिका का क्या कार्य होता है? देखो एक बार आप यहाँ पे जाना, एक बार आप यहाँ पे जाना, आपको ये देखो जो जल कंकाल की नुमा आपको संरचना दिख रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अंतःपर्दवी जालिका बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अंतःपर्दवी जालिका बोलते हैं। अगर मैं अंतःपर्दवी जालिका की बात करूं तो इस अंतःपर्दवी जालिका का कार्य क्या होता है? अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो इसका कार्य अपने पास क्या निकल करके आता है? इसका कार्य ये होता है कि यह भोजन को, यह खाद्य पदार्थ को, यह खाद्य पदार्थ को कहां से कहां तक, यह खाद्य पदार्थ को केंद्रक कोशिका द्रव्य से केंद्रक तक लाकर पहुंचाता है। अगर मैं बात करूं अंतःपर्दवी जालिका का कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थ को केंद्रक तक पहुंचाना। अगर मैं इसी एवज में बात करूं तो इसका उपनाम अपने पास क्या होता है? इसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका का अंतःकंकाल। क्या बोलते हैं इसको अपन? कोशिका का अंतःकंकाल। अगर मैं बात करूं 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे अपने पास क्या बताओ? राइबोसोम। 5 नंबर पे अपने पास क्या बताओ? राइबोसोम। अगर इसकी खोजकर्ता की बात करूं तो इसकी खोज किसने करी बताओ? जी पेलाडे ने। किसने करी बताओ? जे पेलाडे ने करी। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका कार्य क्या होता है बताओ? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब अपन बात करते हैं आगे 6 नंबर पे। हाँ, इसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका का इंजन 6 नंबर में अपने पास क्या बताओ? तारक का है। अगर मैं इसके खोजकर्ता की बात करूं, इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करी थी बेनेडन ने। किसने करी बताओ? बेनेडन ने। और इसका कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। इसका कार्य क्या होता है बताओ? इसका कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। क्या कार्य होता है बताओ? कोशिका का विभाजन करना इसका मेन कार्य होता है।
अगर मैं आपको अगला पॉइंट बताऊं 7 नंबर पे, तो 7 नंबर का पॉइंट अपने पास क्या बताओ, 7 नंबर का अपने पास पॉइंट है गोल्जी काय। खोजकर्ता का नाम क्या बताओ, कैमिलो गोल्जी। खोज किसने करी बताओ, कैमिलो गोल्जी ने। इसका कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थ को पैकेट्स के रूप में बनाना। खाद्य पदार्थों को पैकेट्स के रूप में बनाना इस गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है। अगर मैं बात करूं इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका का बिचौलिया बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका का बिचौलिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ये इसके पास अपने पास क्या बताओ, इसके अन्य नाम है। देखो अगर अपन बात करें अंतःप्रदेवी जालिका के खोजकर्ता के नाम क्या है, तो अपने पास है किथ पोर्टर और अल्बर्ट क्लाउड। क्या नाम है बताओ, किथ पोर्टर एंड अल्बर्ट क्लाउड। याद आ ही गया अपने पास आखिर, किथ पोर्टर एंड अल्बर्ट क्लाउड। इसके 2 खोजकर्ता थे, क्या क्या नाम थे बताओ, किथ पोर्टर एंड अल्बर्ट क्लाउड। क्या नाम था बताओ, किथ पोर्टर एंड अल्बर्ट क्लाउड। कार्य क्या था, खाद्य पदार्थों को केंद्रक तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य था। अब देखो मैंने आपको 7 कोशिकांग बता दिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, अंतःप्रदेवी जालिका, राइबोसोम, तारकाय, गोल्जी काय। क्या बचा हुआ अपने पास, अपने पास बचा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, अपने पास बचा हुआ रिक्तिका, अपने पास बचा हुआ हरित लवक। चलिए वो भी बता देता हूं आपको। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी बताओ, अल्टमैन ने। इसकी खोज किसने करी बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने करी थी। किसने करी बताओ, अल्टमैन ने करी थी। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं, इस माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। क्या होता है बताओ, ऊर्जा का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि अपने पास इसके नाम क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, कोशिका का शक्ति घर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, कोशिका का श्वसन स्थल। ये अपने पास इसका मुख्य कार्य होता है। अनिल मीणा जी बोल रहा है कि सर जी गलत है। अरे अनिल मीणा जी, जो मैंने आपको लिखवाया ना डाटा, वो सारा का सारा 100% सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। किथ पोर्टर एंड अल्बर्ट क्लाउड डेफिनेटली सही है, इसमें कोई गलती नहीं है।
समझ गए आप? ये पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं बात करूं हरित लवक, देखो हरित लवक की खोजकर्ता अपने पास नहीं है। लवक की खोज तो करी थी हैकेल ने। किसने करी थी बताओ? हैकेल ने। अगर मैं बात करूं हरित लवक की, तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? अगर मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाना। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाना। अगर मैं बात करूं इसका कार्य क्या होता है, वो तो आपको लिखवा दिया। इसका उपनाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पादप कोशिका की रसोई। इसको क्या बोलते हैं बताओ? पादप कोशिका की रसोई बोलते हैं। रिक्तिका। अब ये रिक्तिका क्या करती है बताओ? यह रिक्तिका खाद्य पदार्थों का कोशिका के बाहर निष्कासन। और इस रिक्तिका के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। कौन सी झिल्ली होती है बताओ? टोनोप्लास्ट झिल्ली होती है। अब देखो मैंने आपको सारी बातें बता दी है, ठीक है। किसी को कोशिका वाले चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। आप कैसा भी कोई भी पर्सन पूछ सकते हो, आप स्वतंत्र हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, मैं फटाक से आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको सारी बातें बता दी है कोशिका के बारे में कि किसका का क्या कार्य होता है। हरितलव का काम बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, गोल्जी का बता दिया, लाइसोसोम नहीं बताया। चलिए लाइसोसोम लिख लेते हैं अपन। 11 नंबर पे अपने पास है लाइसोसोम। खोज किसने करी बताओ? डी डुवे ने। खोज किसने करी बताओ लाइसोसोम की? लाइसोसोम के खोजकर्ता का नाम है डी डुवे। लाइसोसोम के खोजकर्ता का नाम क्या बताओ? डी डुवे है। क्या नाम है बताओ? डी डुवे है। अगर मैं बात करूं इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कोशिका का अंतःपाचन। इसका क्या कार्य होता है बताओ? इसका कार्य होता है कोशिका का अंतःपाचन। क्या कार्य होता है बताओ? कोशिका का अंतःपाचन होता है। इसका मतलब इस लाइसोसोम के अंदर, इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है बताओ? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखो ये कोशिका का एक आंतरिक अंग है, लाइसोसोम। लाइसोसोम। अगर मैं बात करूं लाइसोसोम की, तो इसका काम होता है कोशिका का अंतःपाचन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकीय अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया, इनका पाचन कर देता है। पाचन का मतलब इनको नष्ट कर देता है। जब यह नष्ट हो जाएंगे तो क्या कोशिका का अस्तित्व बचेगा? क्या नहीं बचेगा, कोशिका स्वयं मर जाएगी। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स को, लाइसोसोम्स को अपन बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली।
इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? कोशिका का एटम बम बोलते हैं। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका का बॉडीगार्ड। अब इसको अपन कोशिका का बॉडीगार्ड क्यों बोलते हैं? बाहर से जितने भी जीवाणु आते हैं, बाहर से जितने भी जीवाणु आते हैं उनको ये मारने का कार्य करता है। क्या करता है बताओ? मारने का कार्य करता है। संदीप सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा, कोशिका में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? कोशिका जो शब्द है ना, अगर मैं बात करूं यहां पे, चलिए आपको बता देता हूं। यहां पर कोशिका लैटिन भाषा के एक शब्द, कोशिका लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से मिलकर बनी है। कोशिका लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से मिलकर बनी है। जिसका अर्थ है छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या बताओ? छोटा कमरा है। क्या बताओ? जिसका अर्थ है छोटा कमरा। अच्छा, 8 का खोजकर्ता गलत बताया है। चलो चेक कर लेते हैं कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी रिचर्ड अल्टमैन ने, जबकि सी बेंडा ने इसका नामकरण किया था। सी बेंडा ने इसका नामकरण किया था। सही लिखा हुआ है कृष्ण जी, सी बेंडा ने इसका नाम निकाला था। ठीक है, तो मेरी तरफ से कोशिका वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर के साथ। तो ठीक है साथियों, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्लास में कल। जय हिंद, जय भारत।